नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो बेहद निजी और भावनात्मक है। गोद लेना यानी अडॉप्शन। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कैरोल बिलिंगहैम नाम की एक महिला की, आप कह सकते हैं, निजी कहानी है। और साथ ही कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी हैं जो स्टेसी और पैमेला के माध्यम से सामने आए हैं। हाँ, जिन्हें चैंडलर कहते हैं, मतलब वो मानती हैं कि वो किसी गैर भौतिक चेतना या ऊर्जा के लिए एक माध्यम बनती हैं। बिल्कुल। और हम इन विचारों को जैसा स्रोतों में दिया गया है बस वैसा ही यहाँ रख रहे हैं, कोई दावा नहीं कर रहे। सही बात है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि गोद लेने जैसा बड़ा फैसला क्या वाकई जन्म से पहले आत्मा के स्तर पर तय होता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। अगर हाँ, तो फिर क्यों? मतलब कोई आत्मा क्यों चाहेगी कि उसे जन्म के बाद गोद दे दिया जाए? और गोद लेने वाले माता पिता वो ऐसी योजना में क्यों शामिल होंगे? हाँ, और फिर वो जो भावनाएं जुड़ जाती हैं इससे, जैसे खुद को कम आंकना या गुस्सा, इन सबको भी समझेंगे। और क्या आत्माएं ये सब जानती हैं पहले से कि उन्हें ऐसी मुश्किल भावनाओं का सामना करना पड़ेगा? क्या वो सच में ऐसा चाहती हैं? और ये सब उनके विकास में, उनकी ग्रोथ में कैसे मदद करता है? चलिए इन्हीं सब गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कैरल बिलिंगहैम की कहानी से। उनका जन्म तब हुआ जब उनके माता पिता पियर और जैन अविवाहित थे। हाँ, और पढ़ ही रहे थे उस वक्त। हाँ, पढ़ रहे थे। हम्म, तो जब जैन ने पियर को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया तो वो घबरा गए। जिम्मेदारी लेने से पीछे हट गए। देखिए वो 1963 का समय था। समाज अलग था। बिल्कुल। अविवाहित माँ को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। तो जैन को गर्भावस्था के आखिरी दिनों और डिलीवरी के लिए अविवाहित माताओं के लिए बने एक खास घर जाना पड़ा। और कैरल के जन्म के 2 महीने बाद ही उन्हें डॉरथी और रिचर्ड नाम के एक दंपत्ति ने गोद ले लिया। हाँ, और उन्होंने कैरल को बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से पाला। लेकिन इतना प्यार मिलने के बाद भी कैरल को बचपन में अपने गोद लेने वाले माता पिता से वो जो गहरा जुड़ाव होता है ना, हाँ, वो महसूस करने में दिक्कत हुई। जिसे अटैचमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। लगाव का विकार। हाँ, मतलब वो शुरुआती अलगाव की वजह से सुरक्षित रिश्ते बनाने में मुश्किल आ रही थी। फिर भी जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें लगा कि वो ठीक है स्थिति से। वो खुद को चुनी हुई बच्ची मानती थी। हाँ, कई बार ऐसा होता है, पर ये शांति तब भंग हुई जब 25 साल की उम्र में उनका तलाक हुआ। अच्छा। और ये पैटर्न देखा गया है। अक्सर जब गोद ली हुई महिला उसी उम्र के पड़ाव पर पहुंचती है जहां उसकी जन्म माँ ने उसे छोड़ा था, तो जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा बदलाव आता है। दिलचस्प बात है ये। हाँ, तो तलाक ने कैरल के वो जो भावनात्मक घाव थे ना, जिन्हें वो जानती भी नहीं थी, उन्हें कुरेद दिया। कौन से घाव थी। और ये गुस्सा फिर? ये गुस्सा करीब 9 साल तक, आप सोचिए, अंदर ही अंदर सुलगता रहा। 9 साल? हाँ। हाँ। फिर 34 साल की उम्र में उनकी एक गंभीर कार दुर्घटना हुई। हाँ। ये एक तरह का मतलब टर्निंग पॉइंट था। ओके। एम्बुलेंस में ले जाते हुए कैरोल ने प्रार्थना की और उन्हें लगा जैसे 3 संदेश मिले। संदेश? कैसे संदेश? कैसे? जैसे धीमे चलो, हाँ। स्वीकार करना सीखो, और यह दुर्घटना तुम्हारे गुस्से को ठीक करने का एक मौका है। ओह। और इस दुर्घटना का एक और नतीजा हुआ। कैरोल को मस्तिष्क में चोट लगी। हाँ, आपने बताया था। जिसकी वजह से वो आज भी सेंसरी ओवरलोड, मतलब आसपास की आवाजों, रोशनी के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं और ध्यान लगाने में भी मुश्किल होती है। लेकिन आपने ये भी कहा था कि इसी दुर्घटना ने कुछ यादें ताजा कर दी। हाँ, उनके अनुसार जन्म से पहले की कुछ यादें। जन्म से पहले की? ये कैसे मुमकिन है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, नहीं, सुनने में अजीब लगता है, पर कैरोल को ऐसी बातें याद आने लगीं जैसे उनके जन्म पिता गर्भपात चाहते थे। ओह माय गॉड। या कैसे उनकी माँ गर्भावस्था में भावनात्मक रूप से उनसे कट सी गई थी। उन्हें डिलीवरी रूम का एक वाकया भी याद आया। क्या? जहां डॉक्टर ने कहा था कि माँ का बच्चे से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। हे भगवान। और सबसे दर्दनाक शायद ये था, उन्हें याद आया कि कैसे वो अस्पताल के एक बॉक्स में, मतलब क्रिब में, अकेले जागती थीं और माँ के लिए रोती थीं, और नर्सें बस देखती रहती थीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। हाँ, ये तो बहुत ही भयानक अनुभव रहे होंगे। इसका उनके बड़े होने पर क्या असर पड़ा होगा? बिल्कुल, असर तो गहरा पड़ा। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके वयस्क जीवन को बहुत प्रभावित किया। जैसे? उनका पहला पति उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, जो कहीं ना कहीं कैरोल की खुद की जो लो सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग थी। हाँ, ये समझ आता है। लेकिन इतने मुश्किल अनुभवों के बाद भी कैरोल का मानना है कि उनका गोद लिया जाना पहले से तय था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? है तो, पर कैरोल का यही दृढ़ विश्वास है।
वो मानती हैं कि कोई विक्टिम नहीं होता और उन्होंने खुद इस अनुभव को चुना था। खुद चुना था? हाँ, उनका मानना है कि बचपन के सबसे कठिन अनुभव ही हमें वो ताकत देते हैं जिनकी हमें बड़े होकर सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वाह! उन्हें अस्पताल के उस बॉक्स में मरने की इच्छा होना और फिर एक आवाज का सुनाई देना भी याद है। आवाज? हाँ, जिसने कहा नहीं, तुम्हें महत्वपूर्ण काम करना है। और वो महत्वपूर्ण काम क्या निकला फिर? कैरल कहती हैं कि उनके अंदर दूसरों को ठीक करने, उनकी मदद करने की एक गहरी तड़प है। वो अब एक पर्सनल कोच हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती हैं। अच्छा। स्रोतों में से लाइट वर्कर अनुबंध जैसा बताया गया है, मतलब आत्मा जानबूझकर ऐसे अनुभव चुनती है ताकि वो उन भावनाओं को समझ सके और फिर दूसरों को उनसे उभरने में मदद कर सके। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है। क्या कैरल कभी अपनी जन्मा से मिली? क्या हुआ उस मुलाकात में? हाँ, मिली। 28 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जन्मा जैन को ढूंढ लिया। ओह। उनकी मुलाकात घंटों चली। कैरल का सबसे बड़ा सवाल था क्यों? जाहिर है। और उस मुलाकात का सबसे यादगार पल वो था जब कैरल ने अपने जन्म पिता के बारे में पूछा तो जैन हिचकिचाई और बोली, मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रही हूँ। कैरल को उस पल लगा कि ये अनजान महिला, जिसे वो जानती भी नहीं, सच में उनकी परवाह करती है। ये तो वाकई दिल को छू लेने वाला पल होगा। कैरल दूसरे गोद लिए लोगों को क्या संदेश देती है? उनकी सलाह क्या है? उनका संदेश बहुत सीधा और सच्चा है। आप अकेले नहीं हैं। खुद को अयोग्य महसूस करना या कहीं फिट ना हो पाना, ये भावनाएं बहुत आम हैं गोद लिए बच्चों में। हाँ, होती होंगे। तो वो कहती हैं कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करना जरूरी है। गुस्से को महसूस करना, किसी व्यक्ति पर नहीं, बस उस भावना को महसूस करना और सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना, ये सब हीलिंग के लिए, ठीक होने के लिए जरूरी कदम है। और सबसे जरूरी ये समझना है कि गोद लिया जाना उनकी गलती नहीं थी। ये बहुत जरूरी बात है। कैरल की कहानी वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। अब उन आध्यात्मिक दृष्टिकोणों पर आते हैं जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। स्टेसी की चैनलिंग क्या कहती है इस बारे में? हाँ, तो स्टेसी के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो कहती है कि कैरल और उनकी जन्म माँ जैन का रिश्ता सिर्फ इसी जीवन का नहीं है। अच्छा। पिछले जन्मों में भी वे माँ बेटी जैसे करीबी रिश्तों में रही हैं, लेकिन कम समय के लिए। जैसे एक जीवन में जैन कैरल की बेटी थी जिसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। ओह। तो ये एक दूसरे को जीवन का उपहार देने जैसा है एक तरह से। स्टैची के गाइड बताते हैं कि गोद लेना इस जीवन में कैरल की भावनात्मक स्वतंत्रता की खोज में मदद करने के लिए पूर्व नियोजित था, पहले से तय था। भावनात्मक स्वतंत्रता कैसे? ताकि वो अपने अंदर झांक सके, खुद पर निर्भर होना सीखे। क्या जन्म से पहले की योजना के बारे में और भी कुछ बताया गया है? ये होता कैसे है? कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, स्टैची ने ऐसी योजना सत्रों का वर्णन किया है। एक सीन जैसा बताया है जहां कैरल और उनके दूसरे पति बैरी आत्मा के स्तर पर बात कर रहे हैं। आत्मा के स्तर पे कैसे दिखते हैं वो? वो पारभासी मानव शरीर जैसे दिखते हैं, ट्रांसलूसेंट, और अपने जीवन की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। कैरल आने वाली चुनौतियों को लेकर थोड़ी चिंतित हैं और बैरी उन्हें बड़े धैर्य से समझा रहे हैं कि वो उनका इंतजार करेंगे और मदद करेंगे। और मजेदार बात यह है कि पिछले जन्म में वो भाई थे। और उनकी जन्म मां जैन, क्या उनके साथ भी ऐसी कोई योजना थी? बिल्कुल। एक और सत्र का जिक्र है जहां कैरोल और जैन के बीच भावनात्मक बातचीत होती है। जैन शांत है जबकि कैरोल काफी इमोशनल है। जैन बताती हैं कि कैरोल को गोद देना उनकी सेवा करने का एक तरीका है, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी स्वतंत्रता भी बनाए रखनी है। ये समझना मुश्किल है कि गोद देना सेवा कैसे हो सकता है। हाँ, पर उस नजरिए से देखें तो कैरोल समझती हैं कि ये भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल होगा, पर उनके विकास के लिए जरूरी है। वे एक दूसरे को जीवन का उपहार देने के लिए धन्यवाद देती हैं और माफी का वादा भी करती हैं। और जैन ये भी कहती हैं कि उनके व्यक्तित्व के कुछ पहलू कैरोल के विकास के लिए ठीक नहीं होंगे। हाँ, कि उनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैरोल की ग्रोथ में रुकावट बन सकते थे, इसलिए अलग होना भी एक तरह का उपहार ही है। ये विचार कि माता पिता के व्यक्तित्व के कुछ पहलू बच्चे के लिए ठीक नहीं होंगे और इसलिए अलग होना बेहतर है, ये काफी अलग नजरिया है। बिल्कुल। और स्टेसी ये भी बताती हैं कि कैरोल ने गोद लेने का विकल्प इसलिए भी चुना क्योंकि वो अपने जन्म माता पिता के अहंकार से जुड़ी समस्याओं से दूर रहना चाहती थी। ओह। उन्हें लगा कि अगर वो उनके साथ रहती तो बाद में जो बच्चे पैदा होते उनके मुकाबले उन्हें वैसे भी शायद नजरअंदाज किया जाता। उन्होंने अपने आत्म मार्गदर्शक एक तरह के स्पिरिचुअल गाइड के साथ इस पर चर्चा की थी। अच्छा। मार्गदर्शक ने ही इन माता पिता का सुझाव दिया था।
ताकि कैरल उनसे ताकत और फोकस जैसे गुण ले सकें, लेकिन उनकी बाकी समस्याओं से, उनकी ईगो इश्यूज से बच जाएं। और गोद लेने वाले माता पिता डोरेथी और रिचर्ड, उनके साथ क्या योजना थी? हाँ, उनके साथ भी प्लानिंग थी। डोरोथी, जो संतान पैदा नहीं कर सकती थी, उन्होंने आत्मा स्तर पर कैरल से तब संपर्क किया जब कैरल की आत्मा लगभग 14 साल की उम्र की थी। ये जन्म से पहले के समय के हिसाब से है। जन्म से पहले 14 साल? ये कैसे? हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं। तो डोरोथी को एक बच्चे की बहुत चाहत थी और वो कैरल को चाहती थी, जिन्हें वो पिछले जन्म से एक दोस्त के रूप में जानती थी। दोस्त के रूप में? हाँ, उन्होंने वादा किया कि वो एक दूसरे को प्यार और सहारा देंगे, और डोरोथी ने कैरल को अपनी आवाज खोजने में मदद करने का वादा किया। अपनी आवाज? मतलब अपनी बात कहना, खुद के लिए खड़ा होना सीखना। कैरल को भी किसी के जीवन को इतने गहरे और सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का मौका पाकर खुशी हुई। और आपने कहा था कि कोई शारीरिक पहचान की भी योजना थी। हाँ, ताकि जब डोरोथी उन्हें गोद में उठाएं तो कैरल को एक जानी पहचानी शांति महसूस हो, कनेक्शन फील हो। और वो अटैचमेंट डिसऑर्डर वाली बात, क्या वो भी योजना का हिस्सा थी? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि कोई आत्मा जानबूझकर ऐसी मुश्किल चुने? स्रोत तो यही बताते हैं कि हाँ, वो भी योजना का हिस्सा थी। लेकिन क्यों? आत्मा मार्गदर्शक ने कैरल को समझाया कि ये अनुभव उन्हें आत्मविश्वास, सेल्फ ट्रस्ट विकसित करने में मदद करेगा। आत्मविश्वास अटैचमेंट डिसऑर्डर से? हाँ, दूसरों पर विश्वास करने का मुद्दा असल में खुद पर विश्वास करने का मुद्दा है। ये भरोसा कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं और किसी भी स्थिति में अपना ख्याल रख सकते हैं। ये शुरुआत में उन्हें दूसरों से अलग थलग महसूस कराएगा, लेकिन आखिरकार उन्हें बड़ी ताकत देगा। ये सब बहुत गहरा है, मतलब हमारी सोच से बिल्कुल परे। हाँ, अब पमेला और जेशवा के दृष्टिकोण पर आते हैं। वो इस विषय पर क्या रोशनी डालते हैं? हाँ, पमेला के माध्यम से जेशवा जो बताते हैं वो गोद लेने के भावनात्मक पहलू पर और ज्यादा फोकस करता है। जेशवा कहते हैं कि जन्म देने वाली माँ अक्सर गहरे अपराध बोध, गिल्ट से गुजरती हैं। ये तो समझ आता है। जन्म के समय माँ और बच्चे के बीच एक बहुत गहरा मानसिक जुड़ाव होता है। जब वे अलग होते हैं तो बच्चा अनजाने में माँ की भावनाओं को, खासकर अपराध बोध, दुख और डर को सोख लेता है। हाँ, एब्जॉर्ब कर लेता है और सोचने लगता है कि इसमें उसी की गलती है। ये बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा आघात, एक ट्रॉमा होता है, भले ही उसे होशपूर्वक ये सब याद ना रहे। तो इसका मतलब है कि गोद लेने वाले माता पिता की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है फिर। बिल्कुल। जेशवा के अनुसार दत्तक माता पिता के लिए ये बहुत जरूरी है कि वे बच्चे को इस अपराध बोध से मुक्त करने में मदद करें। कैसे? उसे बार बार समझाएं कि जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। बच्चे को अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और गोद लेने की सच्चाई उसे कभी छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उम्र के हिसाब से सही तरीके से प्यार से बताना चाहिए। और जन्म देने वाले माता पिता के लिए ये अनुभव कैसा होता है? जेशवा इस पर क्या कहते हैं? जेशवा बताते हैं कि बच्चे को छोड़ना आत्मा पर सबसे दर्दनाक निशानों में से एक छोड़ सकता है। ये एक पवित्र जिम्मेदारी के उल्लंघन जैसा महसूस होता है, जिससे गहरा दुख और अपराध बोध पैदा होता है। उन्हें खुद को माफ करने के लिए अपनी पूरी भीतरी शक्ति और समझ की जरूरत होती है। जेशुआ इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन की हर घटना का, हर चुनौती का कोई न कोई मतलब होता है, और ये चुनौतियां अक्सर आत्मा के विकास और अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए ही आती हैं। क्या जेशुआ भी जन्म पूर्व योजना की बात करते हैं, जैसे स्टेसी ने की थी? हाँ, वो भी कहते हैं कि लगभग 80% गोद लेने की योजना जन्म से पहले बनाई जाती है। 80%? हाँ, और आत्माएं इस अनुभव को कई कारणों से चुन सकती हैं, जैसे कर्मों का संतुलन बनाने के लिए, या जानबूझकर गोद लेने वाले माता पिता के साथ फिर से जुड़ने की इच्छा से, या फिर आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए। और जो आत्माएं ज्यादा जागरूक होती हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया शायद थोड़ी आसान हो सकती है। वो ज्यादा समझ के साथ इसे चुनती हैं। गोद लिए बच्चों के ठीक होने की प्रक्रिया, मतलब हीलिंग, उसके बारे में जेशुआ क्या सुझाव देते हैं? जेशुआ गुस्से को स्वीकार करने और उसे निकालने के महत्व पर बहुत जोर देते हैं। निकालने? कैसे? जैसे तकिया पीटना या कहीं अकेले में चिल्लाना। उनका कहना है कि गुस्से के नीचे गहरा दुख छिपा होता है। दुख? कैसा दुख? छोड़े जाने का, परित्याग का दुख, विश्वास टूटने का दुख। और जब आप उस दुख को महसूस करते हैं तो न केवल अपने लिए बल्कि अपने जन्म देने वाले माता पिता के दुख के लिए भी करुणा, कंपैशन पैदा होती है। इसके बाद वो जो अपराध बोध है, शायद मैं काफी अच्छा नहीं था थी, उसे एड्रेस करना होता है और अपने आंतरिक बच्चे को ठीक करना होता है। आंतरिक बच्चा, ये क्या होता है, जरा समझाएंगे? आंतरिक बच्चा
यानी हमारे अंदर का वो हिस्सा जो बचपन के अनुभवों को, खासकर भावनात्मक चोटों को सहेज कर रखता है। उसे ठीक करने का मतलब है उसे संबोधित करना, उसे प्यार और आश्वासन देना कि जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। अच्छा, और जन्म देने वाले माता पिता के लिए हीलिंग का रास्ता? वो प्रक्रिया उल्टी दिशा में चलती है। उन्हें अपराध बोध से शुरू करके फिर उस फैसले के समय जो भावनाएं थीं, निराशा, गुस्सा, बेबसी, उनसे जुड़ना होता है, फिर दुख का अनुभव करना होता है और आखिर में खुद को माफ कर पाना होता है, सेल्फ फॉरगिवनेस। ये दोनों ही प्रक्रियाएं काफी गहन लगती हैं। पैमेला ने कैरल के लिए किसी पिछले जीवन का भी जिक्र किया है क्या? हाँ, पैमेला ने बताया कि कैरल पिछले जन्म में एक नर्स थी। नर्स? हाँ, और उन्होंने अपने दिल की सुनने के बजाय एक सत्तावादी, मतलब बहुत रौब वाले डॉक्टर की बात मानी थी, जिसका उन्हें बाद में पछतावा हुआ। ओह। तो इस जीवन का एक लक्ष्य शायद आत्मनिर्णय लेना सीखना है, अपने दिल पर, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखना है। और वो कार दुर्घटना से लगी मस्तिष्क की चोट, उसका क्या कनेक्शन है? जेशुआ के अनुसार उस चोट का उद्देश्य भी उन्हें दिमाग की बजाय दिल के गुणों पर, जैसे दया, करुणा, उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना था। दिमाग को थोड़ा शांत करके दिल की सुनना। अच्छा, तो कैरल के गोद लिए जाने का फाइनल आध्यात्मिक उद्देश्य क्या था जेशुआ के अनुसार? जेशुआ बताते हैं कि हायर पर्पस, उच्च उद्देश्य, एक ऐसा आत्मसम्मान, एक ऐसी सेल्फ वर्थ विकसित करना था जो बाहरी चीजों पर, दूसरों की राय पर निर्भर ना हो। अच्छा। ये पिछले जन्म में डॉक्टर द्वारा जो अस्वीकृति मिली थी, उसी का एक तरह से दोहराव था, जिसे इस जीवन की शुरुआत में और बढ़ा दिया गया था, ताकि वो ये सीख सकें कि वो असल में कभी अकेली नहीं हैं और अपनी अंदरूनी सुंदरता और ताकत को पहचान सकें, भले ही बाहरी दुनिया उसे न दर्शाए। और कैरल का परिवार, उनके पति बैरी और बेटी आन्या, वो उनके इस यात्रा में कैसे मदद करते हैं? वो उन्हें प्यार और सुरक्षा का अनुभव कराने में मदद करते हैं, एक सेफ स्पेस देते हैं। बैरी और कैरल दोनों में आत्मविश्वास से जुड़े कुछ मुद्दे हैं, जबकि उनकी बेटी आन्या काफी सहज और कॉन्फिडेंट है और वो उन्हें प्रेरित करती है। और आन्या को कैरल से क्या मिलता है? आन्या को कैरल से मिलने वाली भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत है, ताकि वो अपनी ताकत को, अपनी पावर को संतुलित तरीके से व्यक्त कर सके। तो ये एक आपसी लेन देन जैसा है, एक दूसरे की मदद। क्या गोद लेने का कोई बड़ा सामूहिक उद्देश्य भी है, मतलब पूरी मानवता के लिए? जेशुआ का कहना है कि हाँ, गोद लेना पहचान से जुड़े गहरे सवाल खड़े करता है। मैं कौन हूँ, मेरी जड़ें कहाँ हैं, मेरे माता पिता कौन हैं? हाँ, ये तो होता है। ये सवाल व्यक्ति को अपनी शारीरिक पहचान से परे जाकर अपनी आत्मा की चेतना की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और खासकर जब बच्चे दूसरे देश या संस्कृति से गोद लिए जाते हैं, जैसे आजकल होता है, तो ये विभिन्न संस्कृतियों के बीच एकता की भावना, वननेस को भी बढ़ावा दे सकता है, दूरियां कम कर सकता है। ये एक खूबसूरत पहलू है। एक आखिरी सवाल, ये दत्तक माता पिता और बच्चे आखिर एक दूसरे को ढूंढते कैसे हैं? अगर ये सब पहले से तय है, तो मिलता कैसे है ये कनेक्शन? जेसुआ इसे सिंक्रोनिसिटी यानी सार्थक संयोग और उच्च स्व यानी हायर सेल्फ के मार्गदर्शन का नतीजा बताते हैं। उच्च स्व? हाँ, जिसे आप आत्मा का बुद्धिमान उच्चतर पहलू समझ सकते हैं। अक्सर आत्मा के स्तर पर एक पहचान होती है, एक अंदरूनी खिंचाव, एक एहसास कि हाँ, ये बच्चा मेरा है। कैरोल और उनके दत्तक माता पिता के मामले में, जैसा स्टेसी ने भी बताया, वे पिछले जन्मों से एक दूसरे को जानते थे और इस जीवन में एक दूसरे की मदद करने और प्यार करने के लिए सहमत हुए थे। वो कनेक्शन पहले से था। तो कैरोल की कहानी और इन सभी आध्यात्मिक दृष्टिकोणों से हमने क्या समझा? मुझे लगता है एक मुख्य बात ये उभर कर आती है कि गोद लेना अक्सर एक बहुत गहरा अर्थ रखने वाला अनुभव हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। जो शायद आत्मा के स्तर पर पहले से चुना गया हो, और इसका मकसद सिर्फ बच्चा पाना या देना नहीं, बल्कि आत्मा का विकास, खुद की कीमत समझना, कर्मों का संतुलन बनाना या दूसरों की सेवा करना भी हो सकता है। बिल्कुल सही। और वो जो ठीक होने की प्रक्रिया है, हीलिंग, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ईमानदारी से अपनी भावनाओं का सामना करना, अपने अंदर के उस घायल बच्चे को प्यार और स्वीकृति देना, हाँ, और आखिर में खुद को और शायद दूसरों को भी माफ कर पाना शामिल है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि सतह पर चीजें जैसी दिखती हैं वैसी हमेशा होती नहीं है ना? बिल्कुल। जो हमें पीड़ित लगते हैं वो असल में शक्तिशाली आत्माएं हो सकती हैं, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से इन चुनौतियों को चुना है। और जो स्वार्थी या गैर जिम्मेदार लगते हैं, वे भी गहरे स्तर पर शायद सेवा का कोई बड़ा काम कर रहे हों,
कौन जाने। सही कहा। और यहाँ एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर ये सच है, जैसा ये स्रोत बताते हैं, कि हमारे जीवन की सबसे कठिन चुनौतियां, जैसे गोद लिया जाना, वास्तव में आत्मा के स्तर पर हमारे अपने विकास के लिए ही चुनी जाती हैं, तो हम अपने आज के संघर्षों और मुश्किलों को किस नई रोशनी में देख सकते हैं?